इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपने जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है, कैसे फिल आउट करना है और आपको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के बाद ना तो आपको किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको वीज़ा फॉर्म का लिंक माँगने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आप ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे कि यार वीज़ा फॉर्म कहाँ पे है, उसका लिंक कहाँ पे है। तो हम पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे फिल आउट करेंगे, क्या-क्या मसाइल आते हैं, उनको कैसे-कैसे सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं। तो जिस तरह मैंने अप्लाई किया था दुबई से, तो मैं जनरल कॉन्सुलेट दुबई सर्च। ओके, भाई साहब आ गए हैं। तो ये मेरा फॉर्म आ गया, जर्मन कॉन्सुलेट जनरल दुबई। आप ये भी सर्च कर सकते हैं और आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं, आप वो वेबसाइट खोलें, मतलब उसका नाम लिखें, लाइक इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान फॉर जर्मनी, इस तरह करके सर्च करें और आपके पास पहला जो लिंक आएगा, आपने उस पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके पास ये देखें काउंसलर सर्विसेज वाला डब्बा आएगा, ये चीज़, इस पे क्लिक करेंगे। वीज़ा एंड एंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने नेशनल वीज़ा लॉन्ग टर्म स्टे, ये याद रखिएगा क्योंकि आपने स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको 90 दिन से ज़्यादा का वीज़ा चाहिए। तो नेशनल वीज़ा पे क्लिक कर देंगे। हाउ वेयर एप्लीकेशन फॉर्म नोट फ्रॉम नेशनल वीज़ा रिक्वायरमेंट शीट्स, ये सब कुछ आपके पास दिया हुआ है। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल वीज़ा पे क्लिक करते हैं। तो आपने कौन सा वीज़ा चाहिए आपको? आपको चाहिए स्टडी का। स्टडी पे क्लिक किया। स्टडी पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी फिल्ड आउट ऑनलाइन एंड प्रिंटेड आउट। तो आपने ये जो लिंक दिया हुआ है, ये नेशनल वीज़ा स्टडी कैटेगरी डी स्टडी में, इस पे करेंगे क्लिक। इस पे कर दिए क्लिक। तो ये अब अपने बेसिकली फॉर्म फिल करना है। आप जोन सी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, बस वो डाउनलोड कर लें। तो जो फिल करने का तरीका होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला काम किया आपने, फॉर्म ओपन किया, यहाँ से इंग्लिश में किया और आपने ये चेक कर लेना कि ये विटेक्स के नीचे लॉन्ग टर्म स्टे लिखा हो, क्योंकि आप स्टडी के लिए 2 साल या 1 साल 3 साल पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टे होना चाहिए। उसके बाद ये जर्मन है, इसको इंग्लिश में कर लें। तो ये 3 चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद अब आपने करना है फॉर्म फिल आउट, राइट? तो मैंने आपके लिए एक फॉर्म फिल करके रखा हुआ है ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। तो हम यहाँ से करते हैं इंपोर्ट डाटा, ये सिलेक्ट फाइल करते हैं और डाउनलोड में ये देखें 252 पे आज की है और ये इंपोर्ट डाटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका फॉर्म है, फॉर्म में जो चीज़ है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए ये रेड है, इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें कुछ फिल नहीं की हुई, वो मैंने छोड़ी हुई हैं आपके लिए, वो मिलके फिल करते हैं। ओके, फर्स्ट नेम, अब मैंने किसी का फॉर्म फिल आउट किया था किसी के लिए, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेंज कर दी, जैसे पासवर्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। तो ये सारी डिटेल्स असल में फेक है, लेकिन आपके समझने के लिए डिटेल्स ठीक है। तो फर्स्ट नेम, सरनेम। फर्स्ट नेम होता है आपका पहला नाम, सरनेम होता है आपका जो नेक्स्ट नाम होता है, सेकंड नेम। ये आप देखेंगे अपने पासपोर्ट से, खुद बैठ के तुक्के नहीं लगाने कि मेरा नाम ये, जो पासपोर्ट पे लिखा होगा वहां से देखें फर्स्ट नेम क्या है और सरनेम क्या है। तो ये लिखें आबिद अली भाई का नाम हो गया, राइट? बर्थ नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, क्योंकि जो स्टैरिक है ना वो आपने कंपलसरी फिल करने हैं, अगर स्टैरिक नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप सिंपल लिखें, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। प्लेस ऑफ बर्थ ये आप देखेंगे अपने पासपोर्ट पे, जो पासपोर्ट पे लिखी है आपने वो लिख देनी है। कंट्री ऑफ बर्थ ये भी अपने पासपोर्ट से देखें कि आपका कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है। तो मैं पाकिस्तान ने सेलेक्ट कर लिया है। जेंडर देख लें, मेल फीमेल अनस्पेसिफाइड, तो मेल। मैरिटल स्टेटस देख लें, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं। तो ये भाई के केस में आ गया सिंगल।
आपकी करंट नेशनैलिटी कौन-सी है? ये इस वजह से है कि लेट्स सपोज़ कुछ लोग करते हैं कि अपनी नेशनैलिटी किसी और कंट्री की ले लेते हैं और पिछली नेशनैलिटी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास नेशनैलिटी एक ही है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान लिख देंगे या इंडिया जो भी है, और प्रीवियस नेशनैलिटी आपकी है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपने इसको फिल आउट करना ही करना है। तो उसके बाद है डू यू हैव चिल्ड्रन? आपके पास चिल्ड्रन हैं, भई मेरे पास तो नहीं है, ना मेरे दोस्त के पास है, तो ये आप येस को वैसे ही रहने दें, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट, वो आपने फिल करना है। लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है उसमें पर्सनल डेटा था, फिर पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट है, प्रोफेशन, ये तीन चीज़ें आपने फिल करनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन में। तो पेरेंट्स में आप देख लें मोहम्मद अली, फर्स्ट नेम, सरनेम, ये आप देखेंगे उनके आईडी कार्ड से या उनके पासपोर्ट से। खुद से आपने गलत नाम फिल नहीं करना। फादर की नेशनैलिटी आ गई, डेट ऑफ बर्थ, फादर की डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ आपने आईडी कार्ड से या उनके पासपोर्ट पे चेक करें कि क्या लिखी हुई है। रेजिडेंस चेक कर लें, सेम एज इट इज़ आपने मदर का फिल आउट करना है। मदर की भी बर्थ प्लेस लाहौर, ठीक है? और रेजिडेंस भी दोनों लाहौर में रह रहे हैं अम्मा बाबा उनके। और डेट ऑफ बर्थ भी आपने खुद से नहीं लिखनी, आईडी कार्ड से देखें। तो ये अब 2 चीज़ें फिल हो गई हैं, पर्सनल डाटा एंड पेरेंट्स डाटा। तो अगर आपके बच्चे हों तो आपने येस करके यहाँ पे उनकी डिटेल देनी है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपने मज़ीद ऐड कर लेना है, और बच्चे हैं तो और ऐड कर लें। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो इसको रिमूव कर दें, इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे नो कर दें, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? उसके बाद प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन आपके अम्मा अब्बा का नहीं। प्रोफेशन जिस तरह मैं हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट ये आ गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट पे क्लिक कर दें। अगर आप कुछ और हैं, मैनेजर हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करके और अपनी एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप स्टडी वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक आप शायद स्टूडेंट ही होंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए जैसे ही मैंने डिटेल्स फिल आउट की, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो डब्बा है वो हो गया ग्रीन। बाकी ग्रीन इसलिए क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी फिल आउट किए हुए हैं, राइट? अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो आपकी मांग रहे हैं। ये देखें स्टार्ट असिस्टेंट, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साथ में बताना शुरू करेगा इफ यू विश टू प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स ऑन द लैंड ऑक्यूपेशन यू कैन एंटर देम। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है तो हम इस पे नहीं फिल आउट करेंगे। उसके बाद आपने करंट एड्रेस मेंशन करना है जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पे आप रहते हैं आपने वो लिखना है। अब मैं एक एक्स्ट्रा केस यहाँ पे रखता हूँ कि लेट्स सपोज आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है लेकिन आप 6 मंथ से दुबई में रह रहे हैं, तो आप एड्रेस किसका देंगे? आप देंगे दुबई का, कि जहाँ पे आप दुबई में रह रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ है दुबई एम्बेसी में, तो जिस एम्बेसी में अप्लाई किया हुआ है जहां आप रह रहे हैं वहां पे एड्रेस देना है जहां पे आप रहते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप लाहौर का एड्रेस देंगे। तो लेट्स सपोज अब ये भाई रहते हैं दुबई में, क्योंकि ये दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीट 20 हाउस 41 पोस्टल कोड ये लिख दिया, अलमुरार लोकेशन इनकी, और दुबई में रहते हैं। फ़ोन नंबर आपने वो देना है जो आपका एक्टिव हो, ऐसा फ़ोन नंबर नहीं देना जो एक्टिव ना हो, वो आपको फ़ोन भी कर सकते हैं। ईमेल ये बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्म पे आपने वो ईमेल लिखनी है जिसको आप चेक करते हैं, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इस ईमेल के ऊपर आपसे वो आप नेक्स्ट कम्युनिकेशन करेंगे, वो उस ईमेल पे नहीं करेंगे जो आपने अपॉइंटमेंट के टाइम बुक करते हुए दी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, do you reside in a country other than the one of which you are currently a citizen? Let's suppose मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। क्या मैं किसी और मुल्क में रहता हूं उस कंट्री के अलावा जिसकी मेरे पास नेशनैलिटी है? तो अब जो बच्चा दुबई से अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास नेशनैलिटी पाकिस्तानी है लेकिन वह रहता किसी और मुल्क में, तो इस सूरत में ये वो आएगा यस। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी है और आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ना यस ना नो। लेकिन अगर नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, अप्लाई कहीं और से कर रहे हैं,
तो इन केस जिस तरह ये बच्चा दुबई से अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आप कर देंगे यस। तो जब आप यस करेंगे वो आपसे मजीद डिटेल मांगेगा, डिटेल्स ऑन द एप्लीकेंट्स राइट्स टू रिजाइड इन प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब क्या है कि वो बंदा जो उस जगह पे रह रहा है किसी और मुल्क में, वो किस राइट्स की बेस पे रह रहा है। जिस तरह ये भाईजान वर्क परमिट पे रह रहे हैं, लाइक इनके पास वर्क वीजा है, दुबई में जॉब कर रहे हैं, और ये इनका रेजिडेंस परमिट नंबर है। जिस तरह से आपका सीएनएसी नंबर होता है, इस तरह से आपका रेजिडेंट परमिट नंबर है। और ये कब तक वैलिड है? लाइक ये 2028 तक वहां रह सकते हैं। ये कहाँ से डिटेल्स मिलेंगी आपको? अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, या आपको अपनी एमिरेट्स आईडी से डिटेल्स मिलेंगी, तीनों। ओके, तो ये देखिए आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसी पूरी की, ये ग्रीन हो गया। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपके पास जो पासपोर्ट है वो आपके पास होता है ऑर्डनरी पासपोर्ट। ये कोई आपने कोई हैवी पासपोर्ट नहीं लिख देना ताकि मसला बनाओ। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर यानी पासपोर्ट नंबर, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर मौजूद होगा। डेट ऑफ इशू ये भी आपके पासपोर्ट पे होगी कि कब इशू हुआ है और कब तक इशू है, लाइक इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो आपने यहाँ लिख देनी है। इशूइंग स्टेट कौन सी है, लाइक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, किस स्टेट का पासपोर्ट है वो, इशूड किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो आपको पासपोर्ट बना के दिया है। और इशू हुआ कहाँ पे है, वो हुआ है लाहौर पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपका इशू हुआ है दुबई में, अगर आप दुबई में हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो इशू जहां से हुआ है आपने वो जगह का नाम लिख देना है। लाइक आप जर्मनी में हैं, आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, तो इशू कहाँ से हुआ, जर्मनी में। इस भाई का इशू कहाँ से हुआ था, लाहौर में। तो इशू हुआ कहाँ से वो लिख देना है। और ये कंपलसरी नहीं है, स्टेरिक नहीं लिखा हुआ, तो आप चाहें तो मिस भी कर सकते हैं, लिखना तो लिख दें। उसके बाद ये देखिए जैसे फिल हुआ ये हो गया ग्रीन। उसके बाद है ट्रैवल डेट्स, फिर क्लिक करेंगे। अगर आपको कहीं मसला आ रहा है, इस स्टार्ट असिस्टेंट पे क्लिक करें, तो ये आपको हेल्प भी करेगा। इस तरह प्लीज एंटर द प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट एज स्टेटेड इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। हाँ, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि इशू कहाँ से हुआ है, लाइक किस जगह से हुआ है, वो आपने मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल डेट्स पे क्लिक करें। ओके, ये हम आ गए, इसको बंद करते हैं। ट्रैवल डेट्स, पर्पस ऑफ स्टे, आपने जर्मनी आना क्यों है? एम्प्लॉयमेंट के लिए आना है, स्टडी के लिए आना है, लैंग्वेज कोर्स के लिए आना है, तो भाई जा रहे हैं स्टडी के लिए, तो आप स्टडी पे क्लिक कर दें। उसके बाद इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन जर्मनी। अब इसका मतलब क्या है कि आपका स्टे का जो इंटेंडेड ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए। तो लेट्स सपोज ये बच्चा आ रहा है विंटर इनटेक के लिए, तो विंटर इनटेक का मतलब ये है क्लासेस शुरू होनी है अक्टूबर में। तो यकम अक्टूबर से वो आना चाह रहा है, और कब तक रहना चाह रहा है, 2 साल की डिग्री है तो 3 साल की डिग्री है, जितनी डिग्री है उतने ऐड करके आप यहाँ पे लिख लें कि भाई मैं इतने टाइम तक रहूंगा। तो 2024 से 2026 तक रहेगा। अक्टूबर टू अक्टूबर कर लें, सितंबर कर लें, इसका इतना मसला नहीं है। लेकिन आप कम से कम 2 साल का रख लें, जितने की आपकी डिग्री है, मतलब जो आप प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं 10 साल के लिए रहूंगा, तो डजेंट मेक सेंस ना। अब ये लाइन अक्सर लोगों को तंग करती है। आई इंटेंड टू स्टे इन जर्मनी फॉर नो लॉन्गर देन 12 months एंड अप्लाई फॉर अ वीजा वैलिड फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ स्टे। इसका मतलब ये है, क्या आप जर्मनी में 12 महीनों से ज्यादा रहना चाहते हैं या 12 महीनों से कम रहना चाहते हैं। अब ये लाइन मैंने चैट जीपीटी भी की है। इट इंडिकेट्स अ टेम्पररी स्टे सच एज फॉर स्टडीज, वर्क स्टडीज, विदाउट एन इंटेंशन टू एक्सटेंड बियॉन्ड 12 months। यू प्लान टू स्टे इन जर्मनी फॉर नो लॉन्गर देन 12 months। लाइक अब हमारे केस में जो है, हमने तो 12 मंथ से ज्यादा रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टडी वीजा 1 साल से ज्यादा का है। हमने 12 महीनों से कम नहीं रहना, 12 महीनों से ज्यादा रहना है। तो हमारी इंटेंशन 12 मंथ से ज्यादा के स्टे की है, तो इसलिए हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाएगी रेफरेंस की बारी। रेफरेंस ये होता है कि जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, उस कंपनी का, उस यूनिवर्सिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है कि आपको असल में बुला कौन रहा है। लाइक जिस तरह एक बच्चे का म्यूनिक में दाखिला हुआ है, म्यूनिक यूनिवर्सिटी में, तो म्यूनिक यूनिवर्सिटी वालों का रेफरेंस देना है जिन्होंने आपको एडमिशन लेटर दी है, क्योंकि उनकी वजह से आपको वीज़ा मिलेगा। तो टाइप ऑफ रेफरेंस, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट,
और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखते हैं और कंपनी का नाम लिखें जहाँ से आपने जॉब ली है और कुछ भी मिला है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? म्यूनिक में है और कंट्री जर्मनी में है। और एजुकेशन मेन वजह है जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिलेगा। और ये चीज़ें स्टेरिक नहीं है तो आप मिस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, इसकी ईमेल एड्रेस कहाँ से मिलेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है। जिस ईमेल पे आप कम्युनिकेशन कर रहे थे आप अपने एडमिशन के सिलसिले में, उस ईमेल को खोलें, उसमें बॉटम में जाएं जहां से आपको एडमिशन लेटर आया है, या अपना एडमिशन लेटर खोलें, वहां पे ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। वहां पे भी नहीं मिलती तो आपने कोर्स वेबसाइट पे जाएं, वहां पे कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होगा उसकी डिटेल्स दिखते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपके एडमिशन लेटर पे या उस ईमेल पे जिस पे आपको एडमिशन आया हुआ है उस पे डिटेल्स होगी कि जिसने आपको एडमिशन भेजा है। वो मेल है, उसका नाम, लास्ट नेम, और ये एड्रेस लिखना है कि जहाँ से आपको लेटर आया है, और उनका ईमेल और फ़ोन नंबर। कोशिश करें कि ईमेल आप वही लिखें जो वहाँ पे है और जो ठीक हो, और कोशिश करें ईमेल लिखें ये वाली, मतलब जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की होती है, वो जो gudia.com@gmail.com ऐसी जीमेल्स ना लिखें। तो हाउस नंबर लेट्स सपोज 43 है, तो जैसे ही हमने लिखा तो ये ग्रीन हो गया। अब ये हमने रहना किधर है? लेकिन जहाँ पे आपको मसला आ रहा है तो ये स्टार्ट असिस्टेंट पे क्लिक किया करें, आपको ये एक्सप्लेनेशन भी देगा। तो अब लेट्स सपोज लेकिन हमने फिल आउट कर लिए। तो लिविंग एक्सपेंसेस एंड रेजिडेंस डिटेल्स, लाइक आपने जर्मनी में, पाकिस्तान में नहीं, जर्मनी में कहाँ रहना है और आपके पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आपने बताना है। तो व्हाट आर द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, लाइक आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे ब्लॉक अमाउंट लिखवाते हैं, तो ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट होता है मेरा ख्याल, ब्लॉक अकाउंट, हाँ यस। तो वो लिखते हैं। इज देयर अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट? नो। इंटेंडेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आपको अकोमोडेशन मिल गई है, कोशिश ये करें अकोमोडेशन एज सुन एज पॉसिबल ढूंढ ले। अगर आपको अकोमोडेशन मिल गई है तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल्मर स्ट्रासे, हाउस नंबर 12। लेकिन अगर नहीं मिली तो ना लिखें क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। पोस्टल कोड आपने उस जगह का देना है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपकी रेजिडेंस होगी। तो पोस्टल कोड, क्योंकि हमारी म्यूनिक यूनिवर्सिटी, हमने म्यूनिक में रहना है, तो हम लेट्स सपोज उसका पोस्टल कोड, लेट्स सपोज गलत लिखा है मैंने, आपने चेक करना है। लोकेशन क्या है? म्यूनिक, तो ये लिखना है। हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड, आपने रहना किधर है। अगर तो आपने अकोमोडेशन ली हुई है तो बेस्ट उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बन रहा है तो वो लिखते हैं। तो अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है क्योंकि स्टैटिक नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें अकोमोडेशन हो और इसको लिखें, क्योंकि अकोमोडेशन का वो वीज़ा इंटरव्यू में पूछते हैं। अब ये सवाल बड़े मजे का है। विल परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द जर्मनी बी रिटेन्ड, लाइक अब जर्मनी आ गए हैं, आपकी परमानेंट रेजिडेंस क्या थी? पाकिस्तान, जी जहां से आपका पासपोर्ट है। वो ये पूछ रहे हैं क्या वो हमेशा कायम रहेगी या आप उसको छोड़ देंगे। अब सवाल तो बड़े मजे का है। आप जर्मनी आना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने परमानेंट रेजिडेंस छोड़ देनी है। छोड़ देने का मतलब क्या है? आप चाह रहे हैं मैंने अब जर्मनी में रहना है, मैं तो नहीं जा रहा कितने। तो ये गलत बात है। आपने इसका कहना है कि रिटेन्ड करेगी, यानी जहाँ पे आप पहले रह रहे थे, इफ यस विच प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो हमारी पाकिस्तान है, तो वो रिटेन रहेगी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम सिर्फ जर्मनी पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ के हम जाएंगे वापस। इस वजह से जो हमारी आउटसाइड रेजिडेंस है, आउटसाइड जर्मनी, वो रिटेन्ड रहेगी। ओके, तो यहाँ पे यस करेंगे। शुड फैमिली मेंबर्स ट्रैवल विद यू, फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे तो इसको ऐसे रहने दें। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस? यस, हेल्थ इंश्योरेंस सबको चाहिए। जब आप कोरेकल वगैरह से लॉगिन करते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, तो आप इसको यस ही लिखें। हैव यू बीन टू जर्मनी, कभी आए हैं पहले? अगर तो आए हैं यस करें और यहाँ पे डेट्स लिखें, और कहाँ रहे हैं वो लिखें। अगर आप नहीं आए तो मेरी तरह इसको नो, यस को ख़त्म कर दें। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अल्लाह ना करे रिकॉर्ड हो किसी का, इसको नो कर दें। कभी जर्मनी ने आपको निकाला है या कोई मसला हुआ है, तो अल्लाह ना करे कोई मसला हो, यहाँ पे भी नो कर दें। इनमें से कोई बीमारी वगैरह है, अगर तो है यस करें, नहीं तो नो कर दें। तो जब ये सारा फॉर्म फिल आउट कर लें, इसको डबल चेकआउट करें, अपने नेम को, सरनेम को, सारी डिटेल्स को, और ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए ग्रीन। ठीक है, और फिर आप कर देंगे यहाँ से सेव।
तो इसको सेव कर लें। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, जब ये सारा फॉर्म फिल हो जाएगा, सेव करेंगे, तो ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये फाइल JSON की फॉर्म फाइल होगी, लेकिन आपने इसको फर्दर पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड PDF पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड PDF करेंगे, आपके पास ये 7 पेजेस का ये फॉर्म आ जाएगा, जिसमें ये बारकोड होगा और ये अपनी तस्वीर आपने नहीं नहीं लगानी, ये वीज़ा ऑफिसर खुद ही लगाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ से डबल चेक कर लेनी है कि कोई मसला ना हो। और ये लास्ट 2 पेजेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बारकोड्स होंगे, ये भी आपने लेके जाना है। और यहाँ पे आपने साइन लाजमी करके जाना है, ये प्लेस डेट और सिग्नेचर, और यहाँ पे भी प्लेस डेट और सिग्नेचर, ये आपने 2 जगहों पे करना है। और बाकी ये फॉर्म आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन आपने इसको डबल चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पे आपसे यहाँ पे कोई हो जाती है मिस्टेक, या आपने कुछ और करना था, वो आपसे गलती होगी, तो आपने यहाँ से एडिट नहीं करना, क्योंकि ये आपका QR कोड स्कैन होना है, वो आपको नज़र नहीं आएगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। आपने क्या करना है, वापस उस फॉर्म पे जाना है। आपने जो एक जेसन फाइल डाउनलोड की थी, यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आपने इंपोर्ट डाटा करना है, इस पे क्लिक करना है। डाउनलोड में जो लास्ट फाइल है उसको ओपन कर देना है, डाटा इंपोर्ट। ठीक है, वो फाइल आपके पास हो जाएगी ओपन। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको याद आ गया कि आप मैरिड हैं, तो आपने इसको ठीक करना है, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, या सिंगल करना है, जो भी करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज आपने ये फॉर्म फिल किया है आधा, और ये चीज़ें आपने फिल नहीं की और आप थक गए हैं, आप कहते हैं मैं दोबारा फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो आप इसको सेव कर लें। और फिर जो सेव की हुई फाइल है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से अपनी अपनी मिस्टेक ठीक करने के लिए किया था। तो आप इसको डाटा को इंपोर्ट कर लें। अब देखें, यहाँ पे आपने जो डिटेल्स नहीं लिखी थी, सारी डिटेल्स हुई हुई हैं, क्योंकि वो आपने फिल की हुई थी, लेकिन ये डिटेल नहीं थी, तो आप इसको आराम से आप फिल आउट कर सकते हैं। लाइक पोस्टल कोड लिख लिया और लोकेशन लिख दी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं कि अगर तो आपकी कोई मिस्टेक होगी है जब आप इस फॉर्म पे जाएंगे, इसमें कोई मिस्टेक हुई है, तो आपने ठीक कैसे करनी है, यहाँ ठीक नहीं करनी। आपने जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया था फिल करके, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है, जो जेएसएन फाइल है। दूसरा, कि अगर आपने आधा फॉर्म फिल किया है, तो आधे फॉर्म को फिल करके भी आपने यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने से क्या होगा कि आपकी वो JSON फाइल सेव हो जाएगी। जब आपने उसको बाकी का फिल करना होगा, तो आपने वापस वही काम करना है, इंपोर्ट डाटा कर लेना है। तीसरा, जब आपके सारा कुछ फिल आउट हो जाएगा, आपने फर्दर पे क्लिक करना है और PDF को डाउनलोड कर लेना है और उस पर साइन कर लेना है और उसका प्रिंट आउट कर लेना है। तो ये आज की थी मेन वीडियो। होप सो मज़ा आया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह से, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।